हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज के दिन हम 29 से लेकर 31 अक्टूबर तक के करंट अफेयर को देखने वाले हैं और इसमें ऐसे कई चीज होंगी जो कि छूट रही होंगी, तो उसको हम बीच बीच में कवर करवा देंगे क्योंकि सेशन बहुत ज्यादा लंबा ना हो। इसलिए आज के दिन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि डिटेल में किन किन चीजों के बारे में हमको जानना है। तो हम शुरुआत करेंगे व्यक्ति विशेष से, सरदार वल्लभ भाई पटेल से, क्योंकि आज उनकी जो है जयंती है और आज के दिन हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ये क्या है, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था, इसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद एक और योजना की बात करेंगे जिसका नाम है अटल भूजल योजना। ये अटल भूजल योजना भी न्यूज में है और ये पहले से लागू है, और मैं कई बार कह चुका हूं कि जो पहले से लागू योजना होती है वो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो भूजल योजना और भूजल प्रबंधन, इस पे हम डिटेल में बात करने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे 5T पहल, 5T स्कीम क्या है और ये किस राज्य के द्वारा चलाया जा रहा है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। कल के न्यूज में एक वर्ड था बिडनोमिक्स, बिडनोमिक्स ये वर्ड न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहा था, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और यहां तक कि मुझे लग रहा है कि आप लोग को हिंट मिल गया होगा कि बिडनोमिक्स ये जो है आर्थिक सुधार से संबंधित कोई एक शब्द है, और ये जो है बिडनो, बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं तो ये अमेरिका से ही रिलेटेड है। तो जब यहां पे हम अमेरिका की बात करेंगे बिडनोमिक्स को लेकर, साथ ही जानेंगे कि भारत ने अपने देश के आर्थिक सुधार में कौन कौन से प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य, ये चर्चा का केंद्र क्यों बना हुआ था, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और अंत में मैं बात करूंगा मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमको हिंट में दिए हैं कि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लोग जो है बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं, सोचते हैं कि केवल पुस्तकों से ही पढ़ने से हमारा काम हो जाएगा, लेकिन आप विश्वास करिए कि कोई भी राष्ट्रीय स्तर का प्रमुख नेता जब अगर किसी भी टॉपिक को लेकर कोई चीज चर्चा करता है तो वो हमारे एग्जाम के लिए, चाहे वो पीटी हो या फिर मेंस हो, वो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक को हिंट के रूप में दिया है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज जो है यूपी स्पेशल से, और देखते हैं कि यूपी स्पेशल में हमारे पास कौन सा पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है गीता प्रेस गोरखपुर के ट्रस्टी जिनका नाम था बैजनाथ अग्रवाल, इनका निधन हो गया है। और गीता प्रेस को जो है वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार मिला है, इसीलिए ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार घाघरा और गोमती नदियों के तल में खनिज संसाधनों का मूल्यांकन करने के लिए एक व्यापक सर्वेक्षण करने के लिए तैयार है। इस सर्वेक्षण में 9 विशिष्ट स्थान शामिल होंगे, जिसमें 7 घाघरा नदी के किनारे और 2 गोमती नदी के किनारे स्थित हैं। अब आपको करना क्या है, आपको घाघरा और गोमती नदियों के बारे में जानना है डिटेल में। अगर आपको पता है कि इन दोनों का उद्गम स्थल कहां पे है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, बाराबंकी जिले में विश्व प्रसिद्ध देवा मेला शुरू हो गया है। देखिए ये पॉइंट मैंने इसलिए मेंशन किया यहां पे क्योंकि मेले से यूपी में अक्सर प्रश्न बनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना होगा देवा मेला कहां पे आयोजित किया जाता है, बाराबंकी में किया जाता है। इस मेले की शुरुआत 1 सदी पहले जो रब है वही राम है का संदेश लेकर विश्व बंधुत्व और सांप्रदायिक सौहार्द की अलख जगाने वाले सूफी हाजी वारिस अली शाह ने अपने पिता की याद में शुरू किया था। तो ये कुछ फैक्ट है, इसको भी आप ध्यान रखे रहिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। उत्तर प्रदेश सरकार ने पढ़ाई के साथ बच्चों की सेहत का ख्याल रखते हुए परिषदीय स्कूलों में सप्ताह में 1 दिन मोटे अनाज से बना भोजन देने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, 27वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा में किया जा रहा है। वहां पे भारोत्तोलन की प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश की पूर्णिमा पांडे ने 47 किलोग्राम से अधिक महिला वर्ग में कुल 222 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक हासिल किया। गोल्ड इनको मिला है, इसीलिए ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूर्णिमा पांडे नाम ये आप ध्यान रखेंगे, इनका संबंध भारोत्तोलन से है। अब हम आगे बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर वन लाइनर कौन कौन से हमारे पास फैक्ट है। तो पहला फैक्ट है मणिपुर। मणिपुर पहले से ही बहुत हाईलाइट है, मैं कह रहा था कि मणिपुर एग्जाम के लिए आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मणिपुर से रिलेटेड आपको हर एक चीज पता होना चाहिए। तो मणिपुर में एक वार्षिक उत्सव होता है जिसका नाम है मेरा होंचो गबा।
मेरा हौंजो गवा ये इम्फाल में मनाया गया है। इसका आयोजन प्रतिवर्ष राज्य की पहाड़ी जनजातियों और घाटी के लोगों के मध्य संबंधों को बढ़ावा देने और उन्हें मजबूत करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 ये कब से कब तक मनाया जा रहा है? ये 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक मनाया जा रहा है। और इस वर्ष की जो थीम है, विषय है, वो है भ्रष्टाचार को ना कहें, राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहें। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को मनाई जाती है और उनके स्मरण में प्रतिवर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। ये फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी ने रामभद्राचार्य महाराज द्वारा लिखित पाणिनि अष्टदायी भाष्य, रामानंदाचार्य चरितम और भगवान श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला नामक 3 पुस्तकों का विमोचन किया। अब चूंकि ये विमोचन स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके लेखक का नाम आप याद रखेंगे, रामभद्राचार्य महाराज जी इनके लेखक हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, भारतीय स्टेट बैंक ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को अपना आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा किया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, आज के सबसे प्रतिभाशाली कलाकारों में से 3 जिनका नाम है शेफाली शाह, जिम सर्व और वीरदास को अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2023 के लिए नामांकित किया गया है। तो ये तीनों नाम जो है आप ध्यान रखे रहिएगा। इसके बारे में हम डिटेल में तब बात करेंगे जब एमी पुरस्कार 2023 की घोषणा की जाएगी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को समर्थन देने के लिए नॉर्वे सितंबर 2026 तक 3 वर्षों के लिए 44.7 मिलियन आवंटित करेगा। तो ये उत्तराखंड में आवंटित करेगा। कौन सा देश करेगा? नॉर्वे करेगा। और किस प्रोजेक्ट के लिए करेगा? हंगर प्रोजेक्ट के लिए करेगा। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, टाटा समूह अब घरेलू और वैश्विक उपभोक्ताओं के लिए भारत में ही आईफोन का निर्माण करने जा रही है, क्योंकि टाटा समूह ने भारत में आईफोन बनाने वाली कंपनी विस्ट्रॉन के बेंगलुरु प्लांट को खरीदने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भारत के अग्रणी दूरसंचार प्रदाता रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड ने जियो स्पेस फाइबर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड की सेवा शुरू की है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने नई दिल्ली में दक्षिण एशियाई क्षेत्र में खाद्य अपव्यय और अपशिष्ट रोकथाम पर अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है। अब ये खाद्य वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मोटे अनाज का एक दशक जो है ये मनाया जा रहा है, वर्ष मनाया जा रहा है। इसीलिए हमारे एग्जाम के लिए जो है खाद्य से रिलेटेड कोई भी प्रदर्शनी, कार्यशाला या सम्मेलन होता है तो वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्र में खाद्य अपव्यय और अपशिष्ट रोकथाम पर अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला कहां पे आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की 6ठी बैठक 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2023 तक नई दिल्ली में आयोजित की गई। नेक्स्ट पॉइंट, संस्कृत मंत्रालय ने ललित कला अकादमी नई दिल्ली में विशेष अभियान 3.0 के एक भाग के रूप में अपशिष्ट से कला, स्क्रैप से मूर्ति कला प्रदर्शनी का आयोजन किया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भारत और कजाकिस्तान के सेना और वायुसेना के बीच युद्धाभ्यास काजिंद 2023 कजाकिस्तान के ओटारा में शुरू हो रहा है। भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त अभ्यास वर्ष 2016 से शुरू हुआ था। कजाकिस्तान एक बार और कल न्यूज में था। वो क्यों था? क्योंकि कोंस्टके कोयला खदान में आग लगने से 32 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और कई लोग लापता भी हैं। तो अगर एग्जाम में प्रश्न बनता है कि कोंस्टके कोयला खदान जो हाल ही में चर्चा में था वो किस देश में स्थित है, तो आपको ध्यान रखना होगा, उसका आंसर होगा कजाकिस्तान। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वर्ष 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय सैनिकों के सम्मान में बांग्लादेश के आशुगंज में एक स्मारक का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में है। इस पर लगभग 1600 भारतीय सैनिकों के नाम अंकित होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यूनाइटेड किंगडम एआई सुरक्षा पर 1 से 2 नवंबर तक पहले प्रमुख वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो आपको ध्यान रखना होगा कि अगर प्रश्न बनता है कि पहले प्रमुख वैश्विक शिखर सम्मेलन एआई सुरक्षा पर का आयोजन कहां पे किया गया? यूनाइटेड किंगडम में किया गया। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, रूस के परमाणु ऊर्जा निगम
रोसाटोम ने बोलीविया के अल एल्टो में समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर एक अनुसंधान रिएक्टर दबाव पोत स्थापित करने का एक रिकॉर्ड बनाया है। इसके साथ ही अब यह दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु सुविधा बन गई है। इसको आप ध्यान रखेंगे, कहां पे है, बोलीविया में है, और किसके द्वारा बनाया गया, रोसाटोम के द्वारा बनाया गया। रोसाटोम क्या है, यह रूस का परमाणु ऊर्जा निगम है। तो ऐसे फैक्ट होते हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा में भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित समुद्री सम्मेलन को संबोधित किया। तो समुद्री सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया, 2023 में गोवा में। इसको आप ध्यान रखेंगे। यह सम्मेलन समुद्री सुरक्षा पर सामूहिक ज्ञान के सहयोग के लिए एक बहुराष्ट्रीय मंच प्रदान करता है। सम्मेलन के इस वर्ष के संस्करण का जो विषय है, थीम है, वो है हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा। भारतीय नौसेना की इस पहल का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा भागीदारों के समुद्री विचारों का क्रियान्वयन करना है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने जापान के ओसाका में G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लिए हैं। G7 वैश्विक नेटवर्क संपदा का आधे से अधिक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 30 से 43% और दुनिया की जनसंख्या का 10% हिस्सा है। इसको आप ध्यान रखे रहिए। साथ ही बता दें कि G7 एक अंतर सरकारी राजनीतिक मंत्र है जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, जापान, कनाडा और जर्मनी सहित कुल 7 देश शामिल हैं। और इस बैठक में जो हुआ है उसमें जो है भारत आमंत्रित देश के तौर पर पार्टिसिपेट किया है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हम लोग एक प्रकार से रिवीजन कर लेते हैं। आज 31 अक्टूबर है और आज के दिन देश में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म जो है वो 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाद गुजरात में हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 15 दिसंबर 1950 को बंबई में हो गई थी। ये भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे, ये भी स्टेटमेंट में आता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब उन्होंने भारतीय संविधान सभा की किन किन समितियों का नेतृत्व किया, तो कुछ प्रमुख समिति हैं जैसे मौलिक अधिकारों पर सलाहकार समिति, इसके भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अल्पसंख्यकों और जनजाति बहिष्कृत क्षेत्रों पर समिति जो बनी थी उसके भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और प्रांतीय संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष जो है वल्लभ भाई पटेल थे और एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ खेड़ा सत्याग्रह और बारदोली सत्याग्रह में किसान के हितों को एकीकृत किया। बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार एग्जाम में आया है, इसको आप ध्यान रखिए। सरदार पटेल को आधुनिक अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना करने हेतु भारतीय सिविल सेवकों के संरक्षक संत के रूप में भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखे रहिए। भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में सरदार पटेल ने भारतीय संघ में लगभग 565 रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और साथ ही बता दें कि इन्होंने नवाब द्वारा शासित जूनागढ़ की रियासतों और निजाम द्वारा शासित हैदराबाद को जोड़ने के लिए बल का प्रयोग किया था। दोनों ही अपने अपने राज्यों को भारत संघ में विलय नहीं करना चाहते थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भारतीय रियासतों के भारतीय संघ में एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने और रियासतों को भारतीय संघ के साथ जुड़ने के लिए राजी करने हेतु इन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। अब हम बात करते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में, क्योंकि ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल से रिलेटेड है। तो इनकी 143वीं जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर 2018 को स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया गया। ये दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू है। इसकी ऊंचाई जो है वो 182 मीटर है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। जनवरी 2020 में इसे संघाई सहयोग संगठन के 8 अजूबों में शामिल किया गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखे रहिए। अब आगे बढ़ते हैं और डिटेल में जानते हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन ये न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहा था। तो न्यूज ये है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो लगभग 1 दशक से चल रहा है का उद्देश्य सभी स्वदेशी मवेशियों की नस्लों की गुणवत्ता में सुधार करना था, लेकिन व्यवहार में यह पाया गया कि यह मुख्य रूप से देश भर में गिर गाय को बढ़ावा देने का
75 है। अब गिर गाय कहां पाए जाते हैं? ये जो है गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पाए जाते हैं। यह दिसंबर 2014 से परिचालन में है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है वो दिसंबर 2014 से चलाया जा रहा है। यह योजना मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत आती है और 2400 करोड़ रुपए के बजट के साथ वर्ष 2021 से 26 तक राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना के तहत जारी है। इसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य कृत्रिम गर्भाधान कवरेज का विस्तार करना और स्वदेशी मवेशियों और भैंसों की नस्लों के वैज्ञानिक और समग्र संरक्षण को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, गिर गायों के लिए बढ़ती प्राथमिकता के बावजूद शोध से पता चला है कि वर्गीकृत गाय जो गिर और अन्य स्वदेशी किस्मों के बीच की संकर नस्ल हैं, लगातार विभिन्न क्षेत्रों में देसी नस्लों से बेहतर प्रदर्शन करती आ रही हैं। तो ये तो रहा राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में। अब हम आगे बात करते हैं अटल भूजल योजना और अटल भूजल प्रबंधन। ये न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहा था? तो न्यूज ये है कि अटल भूजल योजना के लिए 5वीं राष्ट्रीय स्तरीय संचालन समिति की बैठक योजना की समग्र प्रगति का आकलन करने के लिए बुलाई गई है। अटल जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रशासित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और यह 50-50 के आधार पर भारत सरकार और विश्व बैंक की एक संयुक्त पहल है। इसीलिए ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह योजना का उद्देश्य जो है वो गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित चुनिंदा राज्यों के जल तनाव वाले क्षेत्रों में स्थायी भूजल प्रबंधन को बढ़ावा देता है। आगे बात करते हैं, भारत में भूजल की कमी एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है, जिसका कारण सिंचाई के लिए अत्यधिक दोहन, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और खराब जल प्रबंधन और वनों की कटाई जैसे कारकों के कारण प्राकृतिक पुनर्भरण में कमी है। भारत विश्व में भूजल का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है और इसके कुल जल उपयोग का लगभग 70% भूजल स्रोत से आता है। भारत में भूजल की कमी के कई गंभीर परिणाम हैं, जिनमें पानी की कमी, भूमि धंसना, पर्यावरणीय गिरावट और आर्थिक प्रभाव शामिल है। कमी की दर चिंताजनक है क्योंकि अनुमानों के अनुसार वर्ष 2080 तक इसमें 3 गुना वृद्धि होने की संभावना है, जिससे भोजन और जल सुरक्षा के साथ साथ लाखों लोगों की आजीविका को भी खतरा बना हुआ है। इसीलिए अटल भूजल योजना न्यूज में है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं और जानते हैं 5T पहल। ये जो है उड़ीसा सरकार की एक पहल है जो कि न्यूज में हाईलाइट हो रही थी। तो न्यूज ये है कि 5T एजेंडा के अनुरूप उड़ीसा सरकार ने अक्टूबर 2019 में मो सरकार या माई गवर्नमेंट कह ले इस पहल की शुरुआत की थी। और इन 5T पहलों में जो 5 तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? टीम वर्क, ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, टाइम और ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको ध्यान रखना है कि 5T पहल किसकी है? उड़ीसा सरकार की है। मो सरकार पहल है क्या? यह एक शासन व्यवस्था संबंधी कार्यक्रम है जो अक्टूबर 2019 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को विस्तारित करने के तरीके में बदलाव लाना और सार्वजनिक कार्यालयों की जवाबदेही और पारदर्शिता में सुधार करना है। तो इन दोनों फैक्टों को आप ध्यान रखे रहिएगा। अगर एग्जाम में प्रश्न आता है कि 5T पहल का संबंध किससे है तो आप आंसर मारेंगे उड़ीसा से। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बिडनोमिक्स ये जो है न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहा था। तो न्यूज ये है कि वर्ष 2024 में भारत, रूस, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ और अमेरिका जैसे प्रभावशाली अर्थव्यवस्थाओं में प्रमुख चुनावों के साथ महत्वपूर्ण आर्थिक महत्व रखता है। अमेरिका में आर्थिक नीतियों और दिशा को आकार देने के लिए चुनाव में बिडनोमिक्स पर केंद्रीय फोकस रहने की उम्मीद है। अब बिडनोमिक्स नाम क्यों दिया गया? क्योंकि राष्ट्रपति जो बाइडेन है और इकोनॉमिक्स से ये दोनों शब्द मिला के बिडनोमिक्स बनाया गया है। बिडनोमिक्स अमेरिका में बिडेन प्रशासन की आर्थिक नीतियों को शामिल करता है जो 3 स्तंभों पर ध्यान केंद्रित करता है। अब वो 3 स्तंभ हैं कौन कौन से? सार्वजनिक निवेश, कार्यकर्ता सशक्तिकरण और प्रतिस्पर्धा। ये 3 इसके जो है स्तंभ हैं। इसका उद्देश्य बुनियादी ढांचों में सुधार करना, व्यापार निर्भरता को कम करना, मध्यम और निम्न आय समूहों के लिए जीवन स्तर को ऊपर उठाना और साथ ही रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। इसी तर्ज पर एबनोमिक्स एक शब्द आया था जो कि जापान में प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा पेश किया गया था, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को फिर से जीवंत करना था। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आता है कि बिडनोमिक्स का संबंध किस देश से है तो आपका जो आंसर होगा वो होगा अमेरिका। और अगर एबनोमिक्स आता है तो उसका आंसर होगा जापान। इसको भी आप ध्यान रखेंगे।
अब हम आगे बात करते हैं और जानते हैं भारत ने आर्थिक सुधार को प्रोत्साहित करने के लिए क्या क्या उपाय किए हैं। और साथ ही अगर आपको ये हमारा करंट अफेयर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लग रहा है तो हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। और ये जो टॉपिक है ना हमारा, भारत ने आर्थिक सुधार को प्रोत्साहित करने के लिए क्या उपाय किए, ये सीधे सीधे आपका मेंस का एक प्रश्न जो है बनता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो बात करते हैं आर्थिक सुधार के बारे में। तो भारत सरकार ने पिछले 2 वर्षों की अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए कुछ रणनीतियां लागू की हैं, खासकर कोविड-19 महामारी के दौरान, जिनमें प्रमुख पहल है नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति के अंतर्गत महामारी के जवाब में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का समर्थन करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पैकेज जीडीपी का लगभग 10% के बराबर है, उसको ये लागू कर रही है। अब आपने सुना होगा एक योजना के बारे में जिसका नाम है पीएलआई योजना, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना। इसमें पात्र निर्माताओं को वित्तीय प्रोत्साहन देकर ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल, कपड़ा और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2020 में इसको पेश किया गया था। आगे आर्थिक नीति में क्या उपाय थे? श्रम संहिता से संबंधित उपाय, केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 श्रेणियों में समेकित और सरल बनाना, जैसे मजदूरी, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, इन जो है चारों श्रेणियों में समेकित करना और सरल बनाना, ये श्रम संहिता के अंतर्गत आता है। आत्मनिर्भर भारत मिशन, ये भी जो है हमारे आर्थिक सुधार को प्रोत्साहित करता है। आत्मनिर्भर भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था का समर्थन करना है। तो ये तो कुछ प्रमुख पहल हैं जो कि भारत सरकार ने आर्थिक सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किए हैं। अब हम आगे बात करते हैं कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य, ये जो है न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रही थी इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो एक प्रमुख वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन से पहले, जो कि कहां पे आयोजित है, अगर आपको पता है कि इस बार का COP28 कहां पे आयोजन किया जाने वाला है, मैं कई बार बता चुका हूं, अगर आपको याद है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। तो CEEW अध्ययन से पता चला है कि विकसित देशों जो वायुमंडल में मौजूदा कार्बन उत्सर्जन के 3/4 के लिए जिम्मेदार हैं, वो वर्ष 2030 में अपनी प्रतिबद्धता से 38% अधिक कार्बन उत्सर्जन करेंगे। अब CEEW अध्ययन में कहा गया कि विकसित देशों के NDC पहले से ही उत्सर्जन की वैश्विक औसत कटौती को वर्ष 2019 के स्तर से 43% कम कर चुके हैं, जो तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ाने से रोकने के लिए आवश्यक है। सामूहिक रूप से बात करें तो विकसित देशों को वर्ष 2008 और 12 के मध्य अपने 1990 के स्तर के उत्सर्जन को 5% और वर्ष 2013 से 20 के मध्य 18% कमी करनी थी। आगे बात करते हैं, तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिए विकसित देशों को अपने 2019 के स्तर से उत्सर्जन में 43% की कटौती करने की आवश्यकता है। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। कई देशों ने वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। ऐसा करने के लिए उस वर्ष तक हर दशक में लगातार मापने योग्य कटौती की आवश्यकता होगी। CEEW अध्ययन में पाया गया कि उनके वर्तमान उत्सर्जन प्रक्षेप पथ के आधार पर वर्ष 2030 तक उनकी कटौती केवल 11% होने की संभावना है, जिनमें 2 देश ऐसे हैं, बेलारूस और नॉर्वे। इनको छोड़कर कोई भी विकसित देश अपने लक्ष्य को पूरा करने की राह पर नहीं है। वर्ष 2030 लक्ष्य, हालांकि जापान और कजाकिस्तान करीब हैं और उम्मीद है कि वे अपने लक्ष्य से केवल 1% अंक से चूकेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आर्टिकल आया था कार्बन उत्सर्जन को लेकर, वहां से ये बताया गया है। अब हम आगे बात करते हैं और जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में हमें कौन कौन से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को हिंट किया है। तो सबसे पहले तो उन्होंने बात की लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में। तो इनके बारे में कुछ फैक्ट मैंने बताया है और कुछ फैक्ट आप जो है अपने नोट पे देख लीजिएगा। उसके बाद वो बात करते हैं दिल्ली में बन रहे अमृत वाटिका के बारे में। इसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा। और साथ ही हाल ही में लॉन्च हुए माई भारत
माई भारत संगठन के बारे में वो बात करते हैं। वो बात करते हैं शिव शंकरी देवी जी के बारे में। इनको हाल ही में एक पुरस्कार दिया गया था, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर करें। और साथ ही वो बताते हैं कि उनका एक प्रोजेक्ट है, शिव शंकरी जी का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है नाइट इंडिया थ्रू लिटरेचर। इसका मतलब है साहित्य से देश को एक धागे में पिरोना और जोड़ना। इसके बारे में भी वो चर्चा करते हैं। ये भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। साथ ही वो बताते हैं कि शिव शंकरी जी की एक ट्रेवल कमेंट्री है, और ये ट्रेवल कमेंट्री जो है तमिल और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, जिसका जो है प्रकाशन किया जा चुका है। तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। साथ ही वो जनजातीय गौरव दिवस के बारे में भी बात करते हैं, जो कि 15 नवंबर को आयोजित किया जाता है। भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती होती है उस दिन। और अक्सर जो है इंपॉर्टेंट दिवस से लेकर हमारे एग्जाम में प्रश्न बनता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को मनाया जाता है। अब जब बात यहां पे जनजाति की हो रही थी तो उन्होंने कुछ आदिवासी योद्धाओं का जिक्र किया, जैसे तिलक मांझी, सिद्धो कान्हू, टांटिया भील, शहीद वीर नारायण सिंह, वीर रामजी गोंड और वीर गुंडाधर, भीमा नायक, अल्लू सीताराम राजू। इन सब के नामों का जिक्र उन्होंने अपने मन की बात में किया था, और ये सारे के सारे जो है हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और साथ ही वो नॉर्थ ईस्ट में कियांग नुबांग और रानी गाइदिन्ल्यू इन दोनों का भी जिक्र करते हैं, और ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कहीं ना कहीं आपको इनसे रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न देखने को मिल सकता है। उसके बाद वो जो बात करते हैं वो बात करते हैं राजमोहिनी देवी और रानी कमलापति के बारे में। तो आप इनके बारे में भी जो भी फैक्ट होंगे वो आप अपने नोट में जरूर मेंशन करेंगे। साथ ही वो जिक्र करते हैं रानी दुर्गावती का, ये भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और वर्तमान में एशियन गेम्स और पैरा एशियन गेम्स में जो भारत 100+ मेडल लाया है उसका भी वो जिक्र करते हैं, और ये दोनों जो है हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मैं एक अलग सेशन तैयार करने वाला हूं जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाए जाएंगे। उसके बाद वो बात करते हैं स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर 2023 गेम्स के बारे में, जिसका आयोजन बर्लिन में किया गया, और यहां पे भारतीय दल ने 75 गोल्ड मेडल सहित 200 पदक जीते थे। वो बात करते हैं गब्बर पर्वत पर स्थित एक तीर्थ क्षेत्र जिसका नाम है अंबाजी मंदिर। अब देखिए ये ज्योग्राफी का पोर्शन आपका कवर करेगा, तो आपको सर्च करना चाहिए गब्बर पर्वत कहां पे स्थित है। उसके बाद वो संत मीराबाई की जयंती की भी बात करते हैं, और साथ ही गुरु गोविंद की भी उन्होंने चर्चा की है। तो ये भी आपका जो है हिस्ट्री, दोनों पॉइंट जो है हिस्ट्री का पोर्शन कवर करेंगे एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इन सब का एक बार आप जो है रिवीजन जरूर करिएगा। अगर हमारा करंट अफेयर और बताने का तरीका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगता है तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। साथ ही बता दें कि RO की एक प्लेलिस्ट तैयार की गई है जिसमें जो है आपका ज्योग्राफी का पोर्शन अभी चल रहा है। ज्योग्राफी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाए जा रहे हैं। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके उन प्रश्नों को जरूर सॉल्व करें। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय